Hello students, my name is Harsh Jaiswal. I am statistic educator at Unacademy Plus. आज मेरे साथ हैं अंकिता सिंह जिन्होंने IIT जैम MS 2022 में ऑल इंडिया रैंक 18 ऑब्टेन किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन अंकिता, बताओ कैसा थैंक लग यू रहा सर। है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, अंडर 40 या 50 रैंक एक्सपेक्ट किया था, बट 18 आ गया। इट इज सो नाइस, आई एम हैप्पी। तो अंकिता कहाँ से बिलोंग करती हो और ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया है? आई एम फ्रॉम मऊ, उत्तर प्रदेश, एंड ग्रेजुएशन मेरा अभी चल रहा है, थर्ड ईयर है, 6 सेमेस्टर का एग्जाम देना है BHU से, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है। तो अंकिता, IIT जैम MS के बारे में कैसे तुम्हें पता चला और कैसे डिसाइड किया कि हाँ IIT जैम का एग्जाम देना है और स्टैटिस्टिक का ही एग्जाम देना है? जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मेरे को लगा कि स्टैटिस्टिक्स मेरे को अच्छा लग रहा है और मेरा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि स्टैटिस्टिक्स से मास्टर्स करेंगे। तो फिर मैंने और अच्छे कॉलेजेस देखा जो लोग स्टैटिस्टिक्स से MSc कराते हैं। तो उसमें बेस्ट था IIT बॉम्बे। फिर मैंने उसके बारे में और देखा तो पता चला कि IIT जैम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है जिसके थ्रू वो कॉलेज मिलता है। तो फिर मैंने उसका मतलब पहले तो मैंने खुद से ही पढ़ना स्टार्ट किया बुक वगैरह से। फिर मैंने अनअकैडमी का देखा तो फिर मैंने अनअकैडमी मतलब बहुत लेट में ही पता चला आपके बारे में। उसके पहले मैं बुक से ही, और मैथ्स तभी ज़्यादा पढ़ते थे, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन बुक से उतना अच्छे से समझ नहीं आता था। लेकिन फिर जब आपका लेक्चर देखा अनअकैडमी पे तो फिर आपको पूरा फॉलो करने लगी, फिर आपका ही कंटेंट देखा और नोट्स वगैरह बनाए। तो अंकिता, तुमने IIT जैम MS के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? मतलब अगर देखा जाए सीरियसली कब से स्टार्ट किया था? तो सीरियसली मतलब सितंबर से मैंने जब आपके लेक्चर्स देखे तभी से मतलब अच्छा कंटेंट मेरे को मिला। तो स्टैटिस्टिक्स में मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके पहले मैंने मैथ्स पोर्शन कर लिया था काफी। उसके पहले मैं विवेकानंद सर के लेक्चर्स थे मैथ्स के, तो वो मैंने देखा था। लेकिन उस टाइम स्टैटिस्टिक्स पोर्शन मेरा वीक था, स्टैटिस्टिक्स का मेरे को नहीं अच्छे से समझ आता था। लेकिन सितंबर से मैंने सीरियसली स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पे टाइम दिया। मतलब कि सितंबर तक तुम मैथ का पार्ट अच्छा कर चुके थे? हाँ, सितंबर में मैंने मतलब आधा आधा कर लिया था मैथ्स का पार्ट, आधा से ज्यादा ही। तो अंकिता, जब तुम सितंबर में मेरे बारे में पता चला तो तुमको मतलब कि जब लेक्चर देखी होगी तो लगभग 150 200 लेक्चर हो चुके थे ऑलरेडी। तो हाँ हाँ, कैसे आपका लास्ट लेक्चर चल रहा था इन्फ्रेंस का। तो कैसे मतलब कि डिसाइड की कि हाँ उस 150 200 लेक्चर को देखना है या फिर जो चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं, आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं? हाँ, तो तभी आप इन्फ्रेंस शायद स्टार्ट करने वाले थे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का समथिंग लेक्चर आपका लाइव में चल रहा था। तो मैंने तो पहले वही लेक्चर देखा लाइव क्लास में आके आपका काई स्क्वायर वाला, बट वो समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मतलब हम पहले भी पढ़े हुए थे स्टैटिस्टिक्स, खुद से स्टार्टिंग के कंसेप्ट पढ़े थे, लेकिन वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं थे। तो आपका क्लास देखा तो उसमें आपने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वगैरह कराए थे, तो वो मेरे से नहीं सॉल्व हो रहे थे। फिर मेरे को लगा कि मेरे को शुरू से करना चाहिए। तो फिर मैंने एकदम स्टार्टिंग से स्पेशल क्लासेस पे जितने आपने रैंडम वेरिएबल की क्लासेस दी थी और डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने वहां से शुरू किया। और फिर सारा जब कवर कर लिया तब तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया था। आप फिर प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट करा दिए थे। तो तब मैंने जब पूरा कोर्स खत्म कर लिया फिर मैंने प्रैक्टिस कोर्स लाइव आपका स्टार्ट किया। नहीं तो ऐसा सारा रिकॉर्डेड ही देखा। दिन में 2 2 3 3 लेक्चर देखते थे। स्पेशल के ज्यादा देखते थे क्योंकि वो 1 1 घंटे के होते थे, और प्लस वाले जो 2 2 घंटे के होते थे वो 3 देखते थे मैक्सिमम एक दिन में। ऐसे तो कर करके डेली अंकिता, का प्लान किया हुआ था जब कि 150 200 लेक्चर था और जब क्लास में आई और क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो फिर तुमको कैसे पता चला कि हाँ पुराने लेक्चर्स और अच्छे होंगे, अगर उसको करेंगे तभी जो है आगे के समझ में आएंगे? काफी बच्चे ऐसे हाँ होते हैं क्लास में आते हैं, नहीं समझ में आता है तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, तो वो मतलब 5 10 मिनट में गायब हो जाता है। तुम भी ऐसा करने हम्म का सोची या फिर सोची कि हाँ पहले पुराने देख लेते हैं फिर जो है समझेंगे कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है? हाँ, तो जब मैंने आपका वो लेक्चर देखा था तब मैंने सोचा कि आगे के 1 2 लेक्चर और देखेंगे तो शायद समझ आ जाए। तो मैंने 2 3 और काई स्क्वायर के लेक्चर देखे। लेकिन वो फिर भी मतलब मेरे को अपना पता चल रहा था कि मेरी क्या वीकनेस है। मेरे को MGF की प्रॉपर्टीज वगैरह और भी, जैसे बेसिक स्टैटिस्टिक्स में सब इंटरलिंक्ड है, तो अगर आप हायर टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, और मेरा बेसिक्स इतना अच्छे से क्लियर नहीं था, रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो जैसा कि फिर मेरे मेरे को क्लास में रियलाइज हुआ चल कि रहा था कि जो भी क्वेश्चंस होते थे हाँ पुराने कॉन्सेप्ट से लिंक होते थे, मैं रिकॉल भी कराता था कि हाँ हाँ मैंने ये पुराने लेक्चर में कराया है। यस सर। तो फिर वही मैंने सोचा कि तब अभी तो ये फॉलो करने से अच्छा है कि पहले पुराने कंसेप्ट क्लियर किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग न्यू वाला करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि पुराने नहीं क्लियर रहेंगे तो वो भी नहीं समझ आएगा। तो मैंने पुराने भी मैंने सोचा कि एक दो टॉपिक देख लेंगे, जो क्लियर होंगे वो नहीं देखेंगे, लेकिन जब मैंने पुराने लेक्चर पे देखे तो आपके सारे लेक्चर्स काफी अच्छे थे, सब में नए कंसेप्ट और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो फिर मेरे को एक भी क्लास स्किप करने का नहीं मन किया, तो मैंने सारे ही किए। मैंने शेड्यूल बना लिया था पूरा कि कितने दिन में करेंगे, कितना लेक्चर तो कैसे कंप्लीट होगा इतने मंथ्स में, तो उस अकॉर्डिंग मैंने किया। फिर मेरे हो गए थे अच्छे से, सारे टाइम से कंप्लीट हो गए थे। तो अंकिता, जब तुम सितंबर से स्टार्ट की थी, सितंबर से जनवरी तक का तुम्हारा क्या शेड्यूल था? क्या मतलब डिसाइड की थी कितने मंथ में पहले पूरा कोर्स कवर करना है, और फिर जो पीवाईक्यू करना है या फिर रिवीजन करना है उसको मतलब कैसे अपना प्लानिंग की थी? हाँ सर, पहले तो सितंबर में जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे को तो मतलब ये नहीं था कि सारा कोर्स पूरा हो पाएगा, लेकिन मैंने मतलब डिवाइड किया लेक्चर, तो फिर मेरे को समझ आया कि नहीं, अगर मतलब पूरा प्लान करके करेंगे तो हो सकता है कंप्लीट। तो नवंबर एंड तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। मैंने वही किया था, जैसे कि एक दिन में बहुत ज्यादा लेक्चर्स भी नहीं देखती थी मैं, मतलब अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यू है या फिर जो बहुत डिफिकल्ट है, जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो उसके ज्यादा लेक्चर एक साथ नहीं देखते थे। जो इजी टॉपिक है उसके 4-5 एक दिन में देख लेते थे। तो इस अकॉर्डिंग 3-4-5 ऐसा एवरेज करके लेक्चर्स देखते थे, उसके 3-4 घंटे तो लेक्चर्स में ही चले जाते थे। फिर 40 क्वेश्चन एटलीस्ट या 30 क्वेश्चन, इसमें मतलब मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन और फिर 20 उसके या फिर 30 उसके, जैसा मतलब टाइम रहता था उसके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के क्वेश्चंस भी करते थे, और फिर जो टॉपिक के नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज भी करते थे। और मैंने पहले भी हल्का स्टैटिस्टिक्स कॉलेज में भी पढ़ा हुआ था, और जब मैं खुद से भी पढ़ती थी तो मैंने गुप्ता कपूर से पढ़ा हुआ था। तो कुछ टॉपिक्स ऐसा लगते थे कि हाँ पहले से पढ़े हुए तो समझ आ रहा है, तो उन टॉपिक्स को हल्का कम पढ़ते थे, लेकिन जो न्यू लगते थे टॉपिक्स और जो थोड़े एडवांस टॉपिक्स थे उनको ज्यादा टाइम देते थे प्रैक्टिस करने में और उसको रिवीजन इसका करने में। मतलब क्या है कि अगर कोई लेक्चर्स देख रहा है तो लेक्चर्स के साथ में उसको प्रैक्टिस भी करना और बुक पे भी टाइम देना, क्योंकि क्या होता है कि लेक्चर्स देखने चले जाते हैं और जो है खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, तो खुद से प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, वो सबसे मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि अगर आप कितना भी कंसेप्ट देख लोगे, क्लास में टीचर करा रहा है आप उसके साथ सॉल्व कर लोगे, बट ऐसा अननोन कोई क्वेश्चन आता है और आप उसको देख के आप नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें क्या पूछ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उसी से होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज तो मस्ट। क्वेश्चन सॉल्व करना और ऊपर से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी कि हाँ क्वेश्चन में हाँ। क्या गया है और इसके बारे में मुझे क्या पता है, उस सबको जो है पहले समझना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है और इसमें क्या अप्लाई करना है। क्योंकि क्या होता है किसी टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो इंटरलिंक्ड होता है और फिर उसके बारे में क्या पूछा जा रहा है सब कुछ क्लियर होगा, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। तो अंकिता, जब फर्स्ट राउंड में तुम जो है नवंबर तक जो है अपना सिलेबस कवर कर लेती, फिर उसके बाद तुमने क्या प्लानिंग किया कि नवंबर हो गया है, अब इसके बाद और क्या करना चाहिए? हाँ, तो सर जब नवंबर में मेरा पूरा कोर्स सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, मतलब जो मेरे को कुछ टॉपिक्स लगते थे कि ये टॉपिक मेरे को दोबारा करना चाहिए, मतलब उसमें मेरे को हल्का वीक मतलब आता था फील कि इसको एक बार और करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो वैसे इन्फ्रेंस था ऐसे, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी थे, मतलब जिसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते प्रैक्टिस करने को, वैसे टाइप के क्वेश्चंस, तो वो सारे मैंने पहले रिवाइज किए पूरा। उसके बाद जब ये पूरा अच्छे से रिवीजन हो गया, इसके क्वेश्चंस वगैरह मैंने और लगा लिए, तो फिर मैंने रैंडम वेरिएबल और मतलब जो इजी टॉपिक्स थे मैंने उन सबको भी दोबारा एक बार रिवाइज किया। उसके बाद जब ये हो गया, फिर लास्ट के मंथ में, मतलब उस टाइम भी मैंने पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दिया था प्रीवियस ईयर का, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया रिविजन भी, तो उसके बाद फिर से मैंने एक बार पीवाईक्यू ऐसा मॉक टेस्ट लगाया। और हाँ बस। तो मतलब कि ये है कि अगर कोई टॉपिक वीक है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू जो इजी। हाँ, पहले जो वीक टॉपिक है उस पर ज्यादा टाइम देना है। हाँ, जो वीक टॉपिक है उसको, मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो उसको स्किप करने से अच्छा है उसको एक बार पढ़ो, फिर कुछ दिन बाद दोबारा रिवीजन करो, तो ऐसे 3-4 बार कर लेने के बाद वो उस टॉपिक पे भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि वीक पॉइंट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको जो है टाइम दे
के हाँ, कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको क्या होता है इम्प्रूव उस करना टॉपिक के चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी इजी आ जाते हैं, छोड़ने से अच्छा है उसको जो है थोड़ा टाइम देके कर लेना। और स्टैटिस्टिक्स में तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी टॉपिक से कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हर टॉपिक को तो मतलब पढ़ ही लेना चाहिए, और जो टॉपिक ऐसा नहीं समझ में आ रहा उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाता है ऑलमोस्ट। तो अंकिता फिर जो है रिवीजन कर ली, और रिवीजन की तो फिर जो है क्लास के नोट्स को ही फॉलो की रिवीजन के टाइम पे, या फिर कुछ हाँ और हाँ एक्स्ट्रा की? सर, मैंने तो पहले पहले पूरे क्लास के नोट्स फॉलो किए थे, क्योंकि उसी में ऑलरेडी इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगता था दोबारा करना चाहिए एक बार, तो उसी से जैसा दोबारा ट्राई करते हैं क्वेश्चंस करने का डिफिकल्ट वाले, तो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होते हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये कैसे टैकल करना है, तो वो पहले तो पूरा क्लास नोट्स ही किया, जब फिर पूरा क्लास नोट्स हो गया तो फिर ऐसे हल्का फॉर्मूलाज वगैरह गुप्ता कपूर से भी मैंने देखे, बंसीलाल के भी जो अच्छे क्वेश्चंस थे पहले किए हुए थे उनको भी मैंने अच्छे से फिर रिवाइज किया। हाँ, मैंने मैथ्स में तो विवेकानंद सर की एक बुक है वो फॉलो की थी, और हाँ मैथ्स में बस वही फॉलो किया था, और सर का लेक्चर फॉलो किया था। स्टैटिस्टिक्स में आपके लेक्चर नोट्स पूरे फॉलो किए थे, और गुप्ता कपूर का क्वेश्चंस लगाए थे, मतलब उसको ऐसा स्ट्रिक्टली पूरी पूरी नहीं फॉलो की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन उसके क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, और बंसीलाल के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए थे। ओके, तो मतलब कि पूरा स्टैटिस्टिक को जो है तुम संजय अरोरा, बंसीलाल और जो है एफएमएस को गुप्ता फॉलो। कपूर। काफी लोगों का डाउट होता है इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ही हार्ड टॉपिक है, तो तुमको ऐसा लगा कि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक है या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? काफी लोग करते हैं कि इन्फ्लुएंस बहुत हार्ड लगता है, कुछ लोग करते हैं कि इन्फ्लुएंस ही पहले कर ले, जैसे 23 का बैच चल रहा है तो काफी बच्चे पूछ रहे थे सर इन्फ्लुएंस कब कराएं, तो तुमको ऐसा लगा क्या इन्फ्लुएंस पहले कर लेना चाहिए, और अगर इन्फ्लुएंस पहले करते हैं तो समझ में आ जाएगा? नो सर, ये तो बहुत ही मतलब ये गलत मिसकंसेप्शन है कि इन्फरेंस जो डिफिकल्ट टॉपिक है पहले कर लो। ऑब्वियसली ये और सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में अगर टॉपिक्स इंटरलिंक नहीं है, जैसे आप इंटीग्रल कर सकते हो पहले, लीनियर अलजेब्रा बाद में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ऐसा है कि सब इंटरलिंक्ड है, जैसे रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर स्टैंडर्ड वैसा वाला, फिर उसके बाद इन्फरेंस, और उसके बाद जो भी है, तो ये सब ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड है। अगर आपको रैंडम वेरिएबल नहीं क्लियर है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं क्लियर होगा, तो इन्फरेंस में तो सब कुछ आ जाता है बेसिक। और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं क्लियर है तो इन्फ्लुएंस नहीं क्लियर हो। हाँ, कुछ फिर तो इन्फ्रेंस में कुछ नहीं, और इन्फ्रेंस इज अ वेरी नाइस टॉपिक। उसमें बस ये है कि चीजें ऐसे नई रहती हैं तो शुरू में लगता है कि क्या ही है, लेकिन वही है कि अगर उसको आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इन्फ्लुएंस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी है। तो उसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू थीटा करके हम लोग जो है वहां से देख लेते हैं अनबायस्ड है कि नहीं है। अब अगर एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो जो है नहीं पता है तो समझ ही नहीं आएगा क्या है। यस सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो आई फील कि रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे अगर आपका कमांड है तो फिर स्टैटिस्टिक्स में और बाकी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और तो सबसे ज्यादा टाइम भी इन्हीं दोनों में देना। इजी टॉपिक लगा या फिर हार्ड टॉपिक लगा? नहीं, इन्फ्रेंस इज इजी टॉपिक। मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल ही ज्यादा टफ लगा था, मतलब उसमें भी ऐसा इजी है शुरू में, लेकिन उसके भी अगर बहुत अच्छे एडवांस क्वेश्चंस आप अगर कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। क्लास जो है रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी तुमने किया था, लेकिन क्लास करने के बाद ऐसा लगा कि तुमने इससे पहले रैंडम वेरिएबल जो पढ़ा था वो सफिशिएंट नॉलेज था या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा था? नो सर, वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था, मैंने बुक से ही एक्सट्रैक्ट करके और पढ़ा था, और यहाँ वहां से मतलब ऐसा यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह देख के और कॉलेज के नोट से पढ़ा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब एग्जाम के कंपैरिजन का नहीं था बिल्कुल भी। मैंने जब आपके लेक्चर्स देखे तो उसमें रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्लास के बाद और क्लास के पहले का अगर कंपैरिजन करना चाहोगे तो कितना जो है नॉलेज था पहले? सर 20% आई विल से बिफोर, ठीक है, बिफोर अटेंडिंग योर क्लासेस, और आपका क्लास करने के बाद मोर देन 90% मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था रैंडम वेरिएबल। और उसमें मेरे को ये सब तभी रियलाइज हुआ, अगर आपको अच्छा कंटेंट ही नहीं मिल रहा है तो आप जितना देखोगे उतने में आपको लगेगा कि आपको आता है वो चीज, लेकिन अगर आप उसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको देखेगा कि नहीं इस टॉपिक से और अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो देन यू विल रियलाइज दैट आपको लैक है, मतलब यू आर लैकिंग इन कंसेप्ट्स। तो फिर तब मेरे को रियलाइज हुआ जब मैंने आपके लेक्चर्स देखे, फिर शुरू से जब आपके कंसेप्ट्स पढ़े तो धीरे धीरे करके मेरे फिर सारे और भी अच्छे से कंसेप्ट्स बिल्ड हो गए। काफी बच्चे ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन क्लास में देखे, मतलब जो नए ज्वाइन होते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं कि
बहुत अलग तरीके का है, तो वो डर के चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये क्या ही करा रहे हैं, काम का है या नहीं है। तो तुमको कैसा लगा कि हाँ क्लास में जो कंटेंट मिला वो जो है काम का आया, या फिर जो है कुछ मतलब कि बेफुजील की टॉपिक है, मतलब कि कुछ ऐसा तो नहीं था जो मैंने अलग से करा दिया था जो काम का नहीं था? नो सर, पहली बार में एज अ स्टूडेंट मेरे को भी फील हुआ था कि ये कैसा है, ये कैसे होगा। और इन्फ्रेंस वगैरह, मतलब स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आप पहली बार देखेंगे तो वो बहुत अजीब लगेंगे, क्योंकि वो ऐसा पहले से लिंक नहीं होता है। मैथमेटिक्स में फिर भी हमने उसके पहले पढ़ा होता है तो लगता है कि हाँ इसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कंप्लीटनेस, अनबायसनेस, इसके बारे में कुछ भी हमें नहीं पता होता पहले से। तो अगर आप ऐसा सडनली देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या ही है, मतलब नहीं समझ आएगा बिल्कुल भी। तो फिर वही चीज है कि अगर आप ऐसा सडनली देखोगे और उसी से डिसाइड कर लोगे कि नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो फिर दैट इज अ रॉन्ग वे। अगर आप शुरू से देखोगे इन्फ्रेंस के क्लासेस, आप मतलब फर्स्ट डे से अगर आप देख रहे हो तो उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों इतना लंबा क्वेश्चन जा रहा है। तो वही है कि अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो देन यू विल अंडरस्टैंड, और अगर आप बीच से कर रहे हो तो फिर तो कोई स्कोप नहीं है कि आपको समझ आएगा। अगर आपके पहले से कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं तब आप समझ सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं समझ आएगा। तो अंकिता, तुम जो है पूरा रिवीजन कर ली और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस थे बुक के वो कर ली, फिर उसके बाद तुमने कुछ और एक्स्ट्रा किया? पीवाईक्यू पे क्या क्या काम किया, मतलब पीवाईक्यू कौन कौन सा फॉलो किया? हाँ, पीवाईक्यू सर आपने जैसे बताया था, आईएसएस का भी पीवाईक्यू आपने भेजा था और आईएसआई का भेजा था, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्टैट्स के क्वेश्चन आते हैं, सीएमआई के, और इसमें भी कंप्यूटर साइंस का भी कोई एग्जाम होता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। और मतलब कंप्यूटर हाँ एप्लीकेशन का पेपर था, वो भी मैंने सजेस्ट किया था हाँ वो करने। हाँ और उसमें से भी मैंने ऐसे CSIR हाँ नेट के भी क्वेश्चंस। ओके। और शायद आईएएस मेंस के भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे। हाँ आईएएस मेंस के भी आपने भेजे थे, तो उसमें बहुत सारे अपने टॉपिक के जो क्वेश्चंस रहते थे वो सारे सॉल्व किए थे मैंने। तो अंकिता, जब ये सब कर ली, और तुमको पहले ये बताओ कि कॉन्फिडेंस था जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे, तो कॉन्फिडेंट थी या फिर उस टाइम भी तुमको डाउट लग रहा था कि जो पढ़े हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा? उस टाइम पे कैसा लग रहा था? नहीं सर, कॉन्फिडेंट तो थे ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने मेहनत की थी पहले, तो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं थे कि 18 रैंक आ जाएगी। मतलब इतना था कि हाँ एटलीस्ट 50 मार्क्स तक का तो अटेम्प्ट करके आएंगे करेक्टली, मतलब इतना तो सोचे थे, और उतना उस हिसाब से किया भी था मैंने प्रिपरेशन, तो कॉन्फिडेंस तो था। तो अंकिता, जो है ये बताओ कि तुमने जो है कितना टाइम दिया था टोटल? हाँ सर, ऐसा मतलब शुरू से तो ज्यादा टाइम नहीं दिया था, पहले 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम, जब मेरे को जब सिर्फ मैथ्स पढ़ते थे, स्टैटिस्टिक्स कम ही पढ़ते थे। लेकिन सितंबर के बाद जब से आपकी क्लासेस देखना शुरू की तो फिर मेरे को समझ आया कि स्टैटिस्टिक्स में और भी कितना कुछ है पढ़ने को। तो फिर जब वो सब फॉलो करने लगी मैं, तो फिर आपका लेक्चर देखती थी 4-5, मतलब 4 घंटे तो आपका, इस शुरू में तो फिर बहुत ज्यादा लेक्चर्स बचे हुए थे, तो 4-5 घंटे तो आपके लेक्चर्स देखने में ही चले जाते थे। फिर एटलीस्ट 2-3 घंटे क्वेश्चंस देखने में, वो 30 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस डेली करते थे, वो 2-3 घंटे लग जाते थे देखने में। मतलब ऐसा टाइम फिक्स नहीं करते थे हम टारगेट बना लेते थे कि हाँ मेरे को आज इतना लेक्चर देखना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, मैथ्स का ये टॉपिक रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन करने हैं। अब उसमें कितना भी टाइम लगे, अगर वो जल्दी हो जाए तो ठीक है, 8 आवर्स में हो जाए तो ठीक है, 7 में हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे काउंट करके नहीं बैठते थे। एक बार 3-3 आवर के स्लॉट में बैठते थे 2-3 बार, तो फिर कवर हो जाता था। मतलब अप्रोक्सीमेट 8 to 10 आवर्स दी थी, इससे ज्यादा हाँ दी थी, क्योंकि कॉल पे बात होती थी तो पता चलता था हाँ कि तुमने कितना टाइम दिया। तो हाँ, जब शुरू में बहुत सारे जब लेक्चर्स थे कवर करने के लिए, तब तो 9-10 आवर्स तो हो ही जाता था सब मिला के। तो अंकिता, तुमसे जब बात हुई थी तो मुझे पता चला था पूरे प्रिपरेशन टाइम में
अप्रोक्सीमेट 2 बार तो बीमार पड़ी थी, टाइफाइड हुआ था। उस टाइम हाँ पे सर। जो है अपना प्रिपरेशन को ब्रेक की थी या फिर उसको कंटिन्यू रखी थी? नो सर, मतलब उस टाइम हम थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे कि अरे यार एग्जाम, मतलब एग्जाम है कुछ दिन बाद ही और मेरा ऐसा तबीयत बार बार खराब हो रहा है, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं किया था। उस टाइम ऑब्वियसली कम पढ़ पाते थे, लेकिन लेट के लेक्चर्स देखते थे। अगर कुछ ऐसा रिविजन आप करा रहे हैं, आप कोई क्लास ले रहे हैं, तो लेट के ही देखते थे, लैपटॉप लेट के क्वेश्चंस बनाते थे, हल्का हल्का रिविजन ज्यादा करते थे। उस टाइम ऐसा पलटते रहते थे कॉपी का नोट्स, लेकिन ब्रेक नहीं किए थे। उस टाइम भी 3-4 घंटा जब मेरे को अच्छा फील होता था तब करते थे ब्रेक, मतलब एक भी टाइम नहीं किए थे। कंसिस्टेंसी जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हाँ, आपने कंटिन्यू टू यस सर। ब्रेक नहीं किया। हाँ, कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ लो, आप अगर बीच में फिर 2 दिन ब्रेक कर रहे हो फिर पढ़ रहे हो, तो वो उतना अच्छे से एफिशिएंट नहीं होगा जितना आप अगर डेली कम ही पढ़ रहे हो लेकिन डेली आप उसको कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे। और मेरे को तो ऐसा फील होता है, जो लोग, अगर मेरे को पहले से आपकी क्लासेस पता रहती, मेरे को इतना कवर नहीं करना पड़ा होता, तो मेरे को और कम आवर्स देने पड़े होते, नहीं तो बाद में और मैंने देखा अच्छा इसलिए कर मेरे सकती थी को अगर और जो ज्यादा है देना पड़ा। स्टार्टिंग में हाँ, मेरे को ज्वाइन किए होते। यस। फिर आपके मतलब तभी लाइव लेक्चर्स देख लेने से क्या होता है कि साथ में देख लो, वो ऐसा इंटरैक्टिव भी होता है, और फिर ऐसा हो जाता है कि हाँ मैंने देख लिया, अब मेरे को खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी। ऐसे एक साथ कई सारे लेक्चर्स देखने में वो भी होता है कि ऐसा कई सारा थोड़ा देख रहे, बोरियत एक दिन टाइप में का बहुत ज्यादा लगता कंटेंट है वो कि करना, लेकिन तब आप ऑब्वियसली लेट हो गया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अंकिता जो है, काफी बार क्या होता है कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, टाइम कम होता है, और ऊपर से अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ था, कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ बीच में? हाँ सर, मतलब फीवर की वजह से या फिर कोई ऐसा मतलब पढ़ने से भी मन नहीं लगता है कभी कभी, तो उस टाइम तो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैंने उसकी वजह से ऐसा रोक नहीं दिया था पढ़ना, मैंने कंटिन्यू रखा था। ऑब्वियसली एक दिन का ब्रेक ले लिया कभी, या फिर कुछ आज 5-6 घंटा नहीं पढ़ा, आज 2-3 घंटा ही पढ़ा, ये सब बीच बीच में हो जाता था, लेकिन ऐसा मतलब बहुत ज्यादा दिन का ब्रेक नहीं लिया था कभी भी, रेगुलरिटी मेंटेन की थी। तो अंकिता जब डिस्टर्ब होती थी, जैसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करते थे? सर तो फ्रेंड से बात करते थे, आपसे बात कर लेते थे, पेरेंट्स से डिस्कस कर लेते थे, कुछ मूवी देख लेते थे, कहीं बाहर चले जाते थे, घूम लेते थे हल्का, बस इन सब से फिर चिल हो जाते थे, फिर दोबारा पढ़ने लगते थे। मतलब कि जो है प्रिपरेशन को ब्रेक नहीं करना है, अगर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो किसी से बात कर लो, या फिर जो है जिसमें इंटरेस्ट है वो कर लो। तो अंकिता जब तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई थी, एग्जाम देने गई, और एग्जाम का जो 3 आवर्स था उसको कैसे मैनेज किया? कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, या फिर जो है कुछ डिमोटिवेट हुई एग्जाम टाइम में? कुछ क्वेश्चन ऐसे तो नहीं मिले जिसमें टाइम गया और वो क्वेश्चन नहीं हुआ, उससे और कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ? हल्का तो ऐसा नर्वस थे, लेकिन मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसके अच्छे से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कितना भी मेहनत कर लो, अगर उस 3 घंटे में अगर नहीं ढंग से करेंगे तो फिर वो मतलब वर्थ इट नहीं होगा फिर। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया था, कैसे भी करके कुछ भी आए, कैसे भी क्वेश्चन है, मेरे को अपना 100% देना है, मेरे को उस एग्जाम में 3 घंटे में पूरा कंसंट्रेशन से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पेपर भी शुरू में तो अच्छे ही क्वेश्चन थे, मैंने सब बारी बारी ट्राई किए, कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी भी, तो पैनिक नहीं किया मैंने उसको, मतलब ऐसा आधा सॉल्व करने के बाद आंसर्स नहीं मतलब उसको छोड़ दिया, उसके आगे बढ़ गई, फिर मैंने आगे के क्वेश्चंस किए। और आपने जैसे बताया था कि सेक्शन ए में 1 घंटा 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, फिर सेक्शन सी में चले जाना है, तो मैंने वही स्ट्रैटेजी वो की थी, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए थे एज अ मॉक टेस्ट, तो हम उसमें ऐसा पूरा प्रैक्टिस करके वैसे ही करते थे, तो मेरा हैबिट हो गया था कि हाँ पहले सेक्शन को जल्दी जल्दी करना है, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी कि सब देखते हुए कि हाँ आप कैलकुलेशन एरर नहीं कर रहे हो, ऐसे करके मैंने ये सब ध्यान में रखते हुए फर्स्ट सेक्शन को किया जल्दी। 1 घंटे 15 मिनट में हो गया था मेरा पहला सेक्शन, और अच्छे उसमें अटेम्प्ट हो गए थे क्वेश्चंस। फिर सेक्शन सी में गई, सेक्शन सी में ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस थे, तो उसमें से कुछ कुछ बहुत लेंदी जा रहे थे, तो उनको मैंने छोड़ दिया, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई। फिर ऐसे करके सेक्शन बी में आई, और फिर लास्ट में भी मेरे पास टाइम बचा था, तो वो जो लेंदी क्वेश्चंस थे उनको मैंने सॉल्व किया, और लास्ट में उनके भी आंसर्स आ गया, तो उसको भी मतलब मैंने उस टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, जितना भी टाइम था मैंने पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज किया। और कुछ भी ऐसा मतलब आ रहा था कि ठीक है ये नहीं आ रहा है, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना था, मैं ट्राई कर और रही थी, अगर टाइम नहीं देख देना है, ऊपर से कि उसको सॉल्यूशन जो है लंबा उसके जा रहा बारे है। में सोचना नहीं है।
काफी बार क्या होता है हाँ उसको छोड़ देते क्योंकि हैं, और लेकिन दिमाग वहीं पे रहता है कि उस क्वेश्चन में क्या किए थे, उसमें वापस तो नहीं जाना है। तो जब भी उस क्वेश्चन को छोड़ो, उसके बारे हाँ में सोचना नहीं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही फोकस करना। क्योंकि क्या होता है, अगर नेक्स्ट यस क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर दिमाग में वो क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी गलतियां हो जाएंगी। हाँ नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने दूसरा क्वेश्चन अच्छे से फिर देखा था, लास्ट में मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने वो सब क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो जब एग्जाम देके जब तुम बाहर निकले, कैसा लग रहा था तुमको कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? सर उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली पता नहीं था, पेपर थोड़ा अलग पैटर्न का आया था पिछले ईयर से, तो मेरे को नहीं पता था कि सबका कैसा गया है। मेरा तो एज एक्सपेक्टेड मैंने बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया था, उतना अच्छा नहीं गया था ऑब्वियसली। क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के आए थे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो पाए थे, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि मेरे को अगर उससे ज्यादा टाइम भी दिया जाता तो मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाती। उस 3 घंटे में मैंने अपना 100% दिया था और पूरा अच्छे से टाइम यूटिलाइज किया था और सब कुछ अच्छे से किया था। जो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे थे मैंने उनको 2-2 3-3 बार बनाने का ट्राई किया था। तो मेरे को ये रिग्रेट नहीं था कि टाइम कम पड़ गया या ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा अटेम्प्ट, मतलब वो मेरा प्रॉपरली यूटिलाइज हो गया था। तो आई वॉज हैप्पी कि हाँ ठीक है, मैंने पेपर तो अच्छे से दिया, बाकी अभी जो होगा होगा। तो अंकिता जो है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स शीट आया, रिस्पॉन्स शीट देखी या फिर किसी और से हाँ देखने के लिए बोला? कैसा लग रहा था, खुद से देखने का मन था या किसी और को दिखाने का मन था? नहीं सर, आप ही को तो बोले थे देखने के लिए और उस टाइम तो मतलब क्योंकि सबका पता चल ही रहा था, सबका ही खराब गया था, लेकिन फिर भी वो अभी अच्छे से नहीं फील हो रहा था कि हाँ मेरा अच्छा गया है या फिर कैसा मार्क्स आएगा, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो फिर आप रिस्पॉन्स शीट देखा तो फिर उसमें भी तो 2-3 क्वेश्चंस गलत हो ही गए थे, तो थोड़ा और वो लगा। और उस टाइम जो आंसर्स की आई थी ऐसा दूसरों की और भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह के, उन लोग से मैच कराया तो भी मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, तो एट दैट टाइम आई वाज अपसेट। लेकिन फिर जब फाइनल आंसर कीज आई तो उससे अच्छे मार्क्स आ रहे थे मेरे, तब मेरे को थोड़ा वो हुआ कि हाँ अब तो कोई चांस है। तब भी मेरे को ये नहीं था कि हाँ मतलब 2 डिजिट रैंक आ जाएगी। नहीं, 2 डिजिट रैंक तो पहले से ही एक्सपेक्ट थी, लेकिन अंडर 50 हाँ का हाँ एक्सपेक्ट अंडर था। 50 नहीं थी। ओके। हम्म। तो फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद कैसा लगा तुमको? सर रिजल्ट के बाद तो सर बहुत अच्छा लगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा था बिल्कुल भी, और ऐसा सबसे बहुत पहला वो था रिजल्ट कि मैंने हाँ हो तुम्हारा जाए ही हो देखा जाए। था, क्योंकि मेरे पास आईडी पासवर्ड था, और मैं उस टाइम पे तुम्हारा हाँ रिस्पॉन्स शीट देख रहा था, और उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट ओपन हुआ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना हैप्पी हुआ कि 18 रैंक है इतने कम स्कोर पे कैसे। उसी टाइम मेरे को रियलाइज हो गया था कि हाँ, जो मेरे स्टूडेंट थे उनका सारे का सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका डाउट में लग रहा हो। हाँ उस टाइम तो अपना देख के मेरे को फिर हुआ कि हाँ जिन बच्चों का थोड़ा और खराब गया था वो लोग का भी हो जाना तो चाहिए। अंकिता, जब तुमको तुम्हारा रिजल्ट बताया मैंने, कैसा लगा तुमको? ट्रस्ट हुआ था या फिर? सर नहीं सर, मेरे को नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने देखा फोन में आपने लगाया था स्टोरी, तो फिर मैंने देखा तब मेरे को बिलीव हुआ कि सच में आ गया फाइनली। फिर बहुत अच्छा लग रहा था सर, थैंकफुल थे आपको और सबको। तो अंकिता, काफी लोग का डाउट होता है टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट हम्म। सीरीज तुमने कहीं ज्वाइन किया था, और ज्वाइन किया था कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, मतलब मैंने अल्फा प्लस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस थे और भी मतलब हाँ ठीक ठाक ही थे क्वेश्चंस, बट बहुत ज्यादा नहीं फायदा हुआ मेरे को। उस सब से ज्यादा फायदा हुआ जो आईएएस के क्वेश्चंस थे, आईएसआई के क्वेश्चंस थे, मतलब और भी जो अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे वो सब प्रैक्टिस करके थोड़े और मतलब मेरे ये है कंसेप्ट कि क्लियर जो हुए। है टेस्ट सीरीज अगर कोई नहीं ज्वाइन कर रहा तो कोई इशू नहीं है, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू इधर उधर की टेस्ट सीरीज हाँ में टाइम वेस्ट करने से। यस सर, और स्टैटिस्टिक्स के आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टैट्स के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो अगर आप ऑलरेडी जो है वहां से 5-6 प्रैक्टिस कर एग्जाम के ले रहे हो तो क्वेश्चन ऐसा कराया कोई। हुआ था क्लास में। हम्म। आईआईटी जैम, गेट, यस सर। सीएसआईआर नेट, आईएसएस और जो है आईएएस मेंस, काफी हाँ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा आप, चुका था कि कहीं और से करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। यस सर, और आपके ये सब बताने के बाद भी बहुत सारे अभी पेपर्स थे जो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। स्टैटिस्टिक्स के काफी अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें। तो अंकिता जो है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन टाइम में जो है अनअकैडमी की तरफ से कितना हेल्प मिला है?
कुछ सर बता। बहुत है सर, मतलब 80% या 90% क्रेडिट तो अनअकैडमी को ही जाता है, मतलब इस प्लेटफॉर्म की वजह से ही हम लोग कनेक्ट हो पाए, वरना ऐसे ऑफलाइन क्लासेस आईआईटी जैम के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है मिलना। और फिर ऐसे तो लॉकडाउन में सब लोग घर बैठे इतना अच्छे से इंटरेक्शन करके पढ़ पाए, ये ऑब्वियसली ऐसे पॉसिबल नहीं था। तो और ऑनलाइन, अनअकैडमी की हाँ, वजह से अगर आपके ऑनलाइन और पास, ऑफलाइन को कंपैरिजन किया जाए तो कौन से जो है प्लेटफॉर्म को ज़्यादा बेटर मानोगे तुम? सर ऑनलाइन को ही बेटर मानेंगे, क्योंकि ऐसे क्या ऑफलाइन में क्या होता है, आप एक बार लेक्चर देख लो किसी टीचर का, आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि आप उसको कभी देख पाओगे, आप आपके पास एक्सेस है उसका। लेकिन अगर आप देख रहे हो ऐसे, मान लीजिए आप नहीं जा पाए या किसी वजह से आपने नहीं क्लास अटेंड कर पाए, आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड देख पाओगे। या फिर आप 1 घंटा कोई टीचर क्लास दे रहा है तो उसके पास कितने सारे बच्चे हैं जो उसकी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास है तो वो लिमिटेशंस आ जाती हैं कि इतने बच्चे ही देख पाएंगे या फिर वो बाद में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आई फील कि ऑनलाइन इज बेटर इन सम पॉइंट्स। लेकिन हाँ ठीक है, अनअकैडमी की वजह से बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। तो अंकिता जो है, अपने जूनियर्स के बारे में क्या सजेशन देना चाहोगी कि जैम 2023 के लिए कितना टाइम देना चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए? हाँ, जैम 2023 बैच वाले बच्चों के लिए, मतलब उन लोगों को तो पहले पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही है कैसे भी करके, और अच्छे से। बहुत लोग सिलेबस कम, बेसिक ही जो टॉपिक होते हैं उनको वो क्लियर नहीं होते हैं, तो सिलेबस क्लियर भी करना है उसको, ऐसा मतलब अच्छे से क्लियर करना है कि हाँ अगर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहा है तो आप वो बना पाओ, और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस बना पाओ। आप अगर आप सारे ही सिलेबस कर लियो लेकिन आपको एक भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो मतलब उससे कुछ आपको फायदा नहीं होगा। तो धीरे धीरे करो, हर टॉपिक में टाइम दो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, जब आपको उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ। और प्रॉपरली डिवाइड कर लो अपना टाइम कि मेरे को इतना देना है, इस टॉपिक में इतना टाइम देना है, मैथ्स में कितना टाइम देना है, क्या टॉपिक मेरा अच्छा है, कौन सा टॉपिक वीक है तो उसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो ऐसे करके, और अगर आप शुरू से बहुत पहले से कर रहे हो तो आप अगर दिन में 6-7 घंटा भी दोगे तो दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आपको ऑब्वियसली 8 to 10 आवर्स देना ही पड़ेगा डेली। और अगर आप शुरू से प्री प्लान करके चल रहे हो तो कोई टफ एग्जाम नहीं है आपको, बस अगर आप करते रहोगे अच्छे से तो आपका भी हो जाएगा। मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, 1-2 महीने हाँ सर। करते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 1-2 महीने का, फिर या फिर कहीं कर रहे होते दूसरे एजुकेटर के पास चले जाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, जो भी है सीरियसली स्टार्ट कर देना चाहिए आई थिंक। ये और टाइम सीरियसनेस तो मैनेजमेंट। है ही, और कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट आपको रहना है। अगर भले आप दिन में 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने वो कंसिस्टेंसी फॉर 6 मंथ्स फॉर 8 मंथ्स आपने मेंटेन की है तो वो बहुत बेटर रिजल्ट्स देगा इन कंपैरिजन टू अगर आप 8 घंटे कर रहे हो आज और फिर 2 दिन नहीं कर रहे हो, फिर एक दिन 6 घंटे कर रहे हो, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब हार्ड वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उतना तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा अगर आप सीरियस और आपको क्लियर करना है और ऐसा अच्छा रैंक के साथ क्लियर करना है। तो फिर डेली का मतलब डेली का शेड्यूल बना लो कि हाँ मेरे को इतना तो कंप्लीट करना है। आवर्स, आई विल सजेस्ट दैट आवर्स वो डिसाइड करने से अच्छा है कि आप अपना वर्क डिसाइड कर लो कि मेरे को इतना लेक्चर देखना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक करना है। ये करने से आपका फिर ऐसा टाइम वाला वो भी लगेगा, सारा अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। बस थैंक यू यही अच्छे अंकिता। से। और दिस इज नॉट वेरी टफ एग्जाम, मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत टफ एग्जाम है आईआईटी जैम और ये मतलब बहुत कम सीट है स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो और आपको फील हो रहा है कि हाँ आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है अच्छा और आपने सच में एफर्ट किया हुआ है और सही प्रॉपर गाइडेंस में, मतलब अच्छे कंटेंट लिया हुआ है, अच्छे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, सारे पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चंस अगर अनसीन आ रहा है मेरे से बन जा रहा है, लॉजिक में अब लगा पा रहा हूँ, तो देन इट इज वेरी इजी, यू कैन आल्सो क्लियर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो है आईआईटी जैम टफ एग्जाम नहीं है। अगर जो है कंसिस्टेंटली किया जाए और प्रॉपर गाइडेंस है तो जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है और सीट भी अच्छी यस सर। आईआईटी बॉम्बे में आईआईटी। हाँ, थैंक यू अंकिता, काफी अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।